नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारतीय रेल के नए दौर की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि बीते 11 वर्षों में भारतीय रेल के आधुनिक बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। इस लिहाज से 22 मई का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। यह भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। विकास और आधुनिकीकरण की दृष्टि से भारतीय रेल का नया दौर है। क्यों है, कैसे है, मुद्दा आपका में इस पर बात करेंगे। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की पूर्व चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। जया वर्मा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे रेलवे बोर्ड में सूचना और जनसंपर्क के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार जी से। दिलीप जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन आप दोनों से मैं समझने की कोशिश करूं, रेलवे का जो विकास हो रहा है, रेलवे का जिस तेजी से निर्माण हो रहा है, उससे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा रेलवे स्टेशन पर आपको भगवान राम की आभा का एहसास होगा। श्रीरंगम स्टेशन का डिजाइन भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर से प्रेरित है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी से प्रेरित है। तिरुवन्नामलई स्टेशन द्राविड़ वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया गया है। बेगमपट स्टेशन पर आपको काकतीय साम्राज्य के समय का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। जाहिर सी बात है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो भारतीय रेलवे के स्टेशंस हैं उनका स्वरूप बदला है, तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि अगर एक दशक पहले स्टेशंस को देखें तो तमाम तरह की समस्याएं उभर के सामने आती थीं और आज अमृत भारत स्टेशन जो हैं वो विकास की तस्वीर भी पेश करते हैं और विरासत भी हमें उससे भी रूबरू कराते हैं। दिलीप जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में, जिसका प्रधानमंत्री जी ने आज उद्घाटन किया है। किस तरह विकास की ये गाथा लिख रहे हैं रेलवे में और किस तरह से विरासत को जोड़ रहे हैं? 2 साल पहले भारतीय रेलवे में अमृत स्टेशन योजना प्रारंभ की गई और इस योजना के तहत हम लोगों ने 1300 से अधिक स्टेशनों को चिन्हित किया है। इन स्टेशनों का विकास हम लोग शहर के सिटी सेंटर के रूप में कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जो शहर की पहचान बने।
भारत एक विशाल देश है और सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। जी। तो जब हम एक सिटी सेंटर के रूप में स्टेशनों का विकास कर रहे हैं तो हमारी कोशिश है कि किसी भी शहर की जो सांस्कृतिक विरासत है, किसी भी शहर की जो आध्यात्मिक विरासत है, जो धार्मिक विरासत है और भी जो विशिष्ट प्रकार के पहचान है, कई शहर ऐसे हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि हमारे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं उनके बीच में हैं। तो हर स्टेशन की अपनी जो एक पहचान है और उस क्षेत्र विशेष की जो सांस्कृतिक पहचान है, इन दोनों के मिलाप से प्रत्येक स्टेशन की वास्तुकला को हम लोगों ने डेवलप किया है और उसका जो फसाड है वह उन्हीं डिजाइनों से प्रेरित है। इन्हीं में से जो 103 स्टेशन बन करके तैयार हुए हैं उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है और बाकी जो स्टेशन है उस पर काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो जब ये स्टेशन बन रहे हैं और जो बन करके तैयार हो गए हैं तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक विकसित होते हुए भारत, हमारी संकल्पना है कि 2047 तक 2047 तक हम अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की सूची में रखेंगे। तो विकसित होते हुए भारत में जो विशेषताएं होनी चाहिए रेलवे स्टेशनों पर, वो सारी विशेषताएं इन सभी स्टेशनों पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जोर जो है वो न सिर्फ फसाड के डेवलपमेंट पर है बल्कि पार्किंग एरिया का विस्तार, एंट्री और एग्ज़िट की अलग अलग व्यवस्था हम लोगों ने की है। आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा संख्या में रोड व्हीकल्स देश में आए हैं और उन सब के पार्किंग एक चुनौती रही है। तो कैसे सर्कुलेटिंग एरिया में जो मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ रहे, इसका ध्यान दिया गया है। सभी स्टेशनों पर हम लोगों ने पोर्च बनाए हैं और वह भी स्थानीय वास्तुकला से प्रभावित हैं। इसके अलावा स्टेशन परिसर के अंदर चाहे तो टिकटिंग की व्यवस्था हो या फिर जो सूचना प्रणाली है, IVRS सिस्टम है, इन सब को आधुनिक बनाया गया है और वर्ल्ड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको भारतीय रेल ने अपनाया है। इसमें जो दिव्यांग श्रेणी के जो यात्री होंगे उनके लिए भी हम लोगों ने एडिशनल फैसिलिटीज जैसे कि रैंप हो गया, एस्केलेटर हो गया और फिर लिफ्ट, इनकी व्यवस्था भारतीय रेल द्वारा की गई है और यह न सिर्फ स्टेशनों पर हम लोग कर रहे हैं बल्कि रेलगाड़ियों में भी कर रहे हैं। दिलीप जी, एक आम तौर पर अगर एक दशक पहले की बात मैं करूं, 2014 से पहले की बात करूं या थोड़ा उससे पहले की बात मैं करूं, तो आम तौर पर दो शिकायत एक यात्रियों की हुआ करती थी स्टेशनों को लेकर कि एक तो गंदगी देखने को बहुत मिलती थी। तो मैं स्वच्छ भारत के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि स्टेशनों पर क्या स्वच्छ भारत की दृष्टि से क्या कुछ हुआ है, और दूसरा पीने का शुद्ध पानी, इसकी भी एक समस्या यात्रियों को होती थी। आज शुद्ध पानी कितना मिल रहा है, कैसे मिलता है, ये दो मुद्दे आम आदमी से जुड़े हैं, क्या कहना है आपका? अमृत स्टेशन सहित सभी स्टेशनों पर जो बेसिक एमिनिटीज़ थे, चाहे तो वो स्वच्छता की बात हो या बाकी जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, उसमें आमूल चूल बदलाव लाया गया है। बेसिकली पूरा नज़रिया जो है एक आप कह सकते हैं कि पूरे नज़रिए को ही बदल दिया गया है। क्योंकि पहले क्या था कि एक्सेप्टेबिलिटी थी कि स्टेशन पर थोड़ी सी गंदगी है तो उसको हम लोग बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोगों ने कई बिंदुओं पर एक साथ काम किया है। स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई है, साथ ही मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की व्यवस्था हमारे प्रमुख स्टेशनों पर की गई है। यात्रियों को हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाया है स्वच्छ भारत मिशन में, क्योंकि आप कितनी भी सफाई कर लें, यदि आपके जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को हम लोगों ने रियलाइज़ किया है और इसीलिए हमारे जितने भी अभियान चले हैं हाल के दिनों में, आप देखेंगे कि उसमें हम लोगों ने अपने दूसरे स्टेक होल्डर्स, और हमारे सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो हमारे रेल यात्री हैं। प्रतिदिन 2.5 करोड़ से भी अधिक लोग रेलवे के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। तो इन सबको कॉन्फिडेंस में लेना और इन सब को एक दूसरे ढंग से उनकी मन स्थिति को बदलना इस तरह से कि वह स्वच्छता को अपनाएं, स्वच्छता की आदतें जो है उसको अंगीकार करें, इस पर हम लोगों ने फोकस किया है। और यही वह रीज़न है कि आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में हर स्टेशन, चाहे तो वह बड़ा स्टेशन हो या राजधानी का स्टेशन हो या इवन गांव का स्टेशन हो, वहाँ पर स्वच्छता के लेवल में वृद्धि हुई है। इसी तरह से जो बेसिक एमिनिटीज जैसे शौचालय की व्यवस्था हो गई या विश्रामालय की व्यवस्था हो गई, इन सब में निवेश को बढ़ाया गया है और रख रखाव की जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस को हम लोगों ने इम्प्रूव किया है। इसी पर एक ज़रूरी बात जो मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने पूरे सिस्टम की निगरानी के लिए 139 और रेल मदद की अवधारणा पेश की है। किसी भी समय देश का कोई भी यात्री हमारे ऐप की मदद से या हमारे हेल्पलाइन की मदद से रेलवे स्टेशनों
पर यदि कोई समस्या है या उनका कोई सुझाव है तो उससे हमको अवगत कराएंगे। पूरे देश में हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो 24/7 के आधार पर काम करती है और प्रतिदिन हमें ऐसे 10,000 के आसपास सुझाव या शिकायत प्राप्त होते हैं और उनमें से 99.9% शिकायतों का निवारण हम लोग ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं। और न सिर्फ ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं बल्कि एक्चुअल में भी हमारे स्टाफ वहाँ पर जा रहे हैं और यात्रियों की समस्याओं का, उनके सुझावों के अनुकूल हम लोग काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, रेलवे का स्वरूप आधुनिकीकरण जिस तरह से हुआ है, एक तरह से नवनिर्माण रेलवे के बुनियादी ढांचे का हो रहा है। लेकिन जया जी, अगर मैं बात करूं, हम कह रहे हैं भारतीय रेल का ये नया दौर है, तो नया दौर जब हम कह रहे हैं तो वो केवल टेक्नोलॉजी की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, एक व्यापक परिवर्तन रेलवे के बुनियादी ढांचे में देखने को मिल रहा है। आप कैसे देखती हैं इस नए दौर में रेलवे के नवनिर्माण को? जी, भारतीय रेल अगर हम कहें तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। पिछले दशक में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट भारतीय रेल में आया है, वो भारतीय रेल की हर सर्विस, चाहे वो यात्री सर्विस हो, चाहे वो मालगाड़ी की सर्विस हो, किसी भी प्रकार की सर्विस, उसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप देखें तो 3 तरह की चीज़ें हैं जो कि बेसिक बुनियादी ढांचा है रेलवे का, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि फिक्स्ड असेट्स हैं, जैसे ट्रैक है हमारा, पटरियां हैं, स्टेशंस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ये फिक्स्ड असेट्स हैं। और बाकी है मूवेबल असेट्स, रोलिंग स्टॉक, जिसको हम ट्रेन्स कहते हैं। तो अगर ट्रेन्स और लोकोमोटिव्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है भारतीय रेल का, इसमें कोई भी इसका हिस्सा अछूता नहीं रह गया है, जिससे कि अगर हम सिर्फ यात्रियों की ही बात करें तो पूरा उनका जो अनुभव है, पूरा शुरू से लेके अंत तक का जो अनुभव है, वो मैप किया गया है कि अगर आप स्टेशन आ रहे हैं तो आप स्टेशन कैसे पहुंच रहे हैं जी। उसमें मल्टी मोडल इंटीग्रेशन की बात है। हर एक स्टेशन, अगर हम अमृत भारत स्टेशंस की अभी बात कर रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है उसकी प्लानिंग, उसका मास्टर प्लान। हर एक स्टेशन का एक मास्टर प्लान बनाया गया है जिसमें ये देखा गया है कि यहाँ पर यात्री आ कैसे रहे हैं, और उसके लिए एक मल्टी मोडल इंटीग्रेशन का प्लान है कि अगर वहाँ मेट्रो आती है तो मेट्रो सीधी स्टेशन तक पहुँच जाए, बसेस आ रही हैं तो बसेस कहाँ आएंगी, वहाँ बस स्टॉप से यात्री स्टेशन कैसे आएंगे, या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आ रहा है या अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ रहा है तो वो ट्रैफिक कैसे मूव करेगा, वो पूरा ट्रैफिक का पैटर्न जो है वो इस मास्टर प्लान में इंटीग्रेट करके इसका कॉन्सेप्ट बनाया गया है अमृत भारत स्टेशन के तहत। इसमें जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो शहर के एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सबको इन्वॉल्व किया गया है, जिससे कि आपको एक इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस मिले और आप सुविधाजनक और सुगम रूप से आप रेल यात्रा करने के लिए स्टेशन पहुंच सकें। एक बार आप स्टेशन पहुंच गए तो फिर उस स्टेशन पर किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, दिव्यांग जन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए जिस प्रकार की साइनेज की आवश्यकता है, जिस तरह के रैंप्स की आवश्यकता है, वो सब इसमें मास्टर प्लान में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं और जो कि फिर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और एक्शन में तब्दील हो रहे हैं। इसी तरह से पूरे भारतीय रेल के लिए एक स्टैंडर्ड साइनेज बनाई गई है कि हर जगह रेलवे स्टेशन पे आपको कहीं अगर दिखा रहे हैं कि रिटायरिंग रूम है तो वो किस प्रकार से दिखाया जाएगा, और वो एक स्टैंडर्ड साइनेज रहेगी। चाहे आप एक छोटे से छोटे स्टेशन पे जाएं, वहाँ पर भी आपको वही साइन मिलेगा, या आप बड़े से बड़े स्टेशन पे जाएं, उसकी एक प्रॉपर बुकलेट वगैरह इशू हो गई है और उसके हिसाब से अमृत भारत स्टेशंस में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो और इसके अलावा जो सिटी सेंटर्स बनाने की बात है कि शहर की पहचान बने ये रेलवे स्टेशंस, यहाँ पर उस शहर की जितनी भी आवश्यकताएं इस स्टेशन के माध्यम से पूरी की जा सकती हैं, उन पर ध्यान दिया गया है जी। कि अगर आप एक रूफ प्लाज़ा है, आपके पास एक बड़ा सा रूफ प्लाज़ा है, तो उसमें बैठने की जगह हो, उसमें आपके पास खाने पीने की जगह हो। अगर और ज़्यादा जगह है तो आप कम्युनिटी हॉल्स बना सकें, आप मीटिंग के रूम्स बना सकें, आप रहने के लिए होटल बना सकें। कुछ बड़े बड़े स्टेशन इस तरह से रीडेवलप हो रहे हैं कि वहाँ पर 5 सितारा होटल तक आ रहे हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड विकास है जिसमें कि उस शहर का विकास और रेलवे का विकास एकदम एक भाग है, एक दूसरे के भाग हैं और एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं।
रेलवे के विकास के साथ साथ उस शहर का भी विकास उसमें परिकल्पित है। जी लेकिन जय जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। विरासत पे जोर खासा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम केवल स्टेशनों का विकास ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो स्थानीय संस्कृति है, कला है, विरासत है, उसके साथ स्टेशंस को जोड़ा जा रहा है, एक स्वरूप दिया जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हर एक शहर जो है वो अपनी एक पहचान है उसकी, और जो रेलवे स्टेशन पुनर्विकास जिनका हो रहा है वो इस शहर की पहचान को आगे बढ़ाएं, उसकी विरासत को दर्शाएं। और ये एक जगह है जहाँ पर सबसे पहले जो कोई भी आता जाता है उस स्टेशन, उस शहर में बहुत सारे लोग स्टेशन के माध्यम से आते हैं, तो उनको उस शहर के बारे में एक फ्लेवर मिले और उनको समझ में आए कि वो किस जगह आए हैं, वहाँ पर क्या देखने की चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, और वो उस शहर के ईथोस से जेल करे और वो उसका एक अभिन्न अंग बन जाए। जी, इसलिए उसको विरासत को दिखाता है। जी दिलीप जी, अगर मैं बात करूं विरासत की, संस्कृति की बात मैं करूं, तो रेलवे स्टेशन पर वो झलक देखने को मिलती है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन की बात मैं करूंगा, उतरते ही लगता है कि प्रभु राम की अयोध्या में आ गए। इस तरह का जो बदलाव रेलवे स्टेशन के जरिए हमें देखने को मिल रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, क्या संदेश है? देखिए, भारत सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध राष्ट्र है और हमारी जो संस्कृति है वो हजारों साल पुरानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यदि उत्तर से कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, हर प्रदेश की, हर क्षेत्र की अपनी एक संस्कृति है, और न सिर्फ प्रदेश की संस्कृति है बल्कि हर शहर की भी अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। तो जब इन अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है तो हम लोगों ने शहर और क्षेत्र, इन दोनों की सांस्कृतिक पहचान को, उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पहचान को बरकरार रखते हुए स्टेशनों को डेवलप करने का फैसला किया है। कुछ एग्जाम्पल्स की यदि बात करें तो असम में हैवर गांव स्टेशन बन करके तैयार हुआ है, जो कि एक प्राकृतिक जो नेचुरल पार्क है उसके समीप है। तो उस स्टेशन का डेवलपमेंट जो है वो जंगल और फिर वन्य जीव के आधार पर किया गया है। सिवनी स्टेशन जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर मोगली थीम को अपनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग ने जो अपनी पुस्तक द जंगल बुक लिखी है उसका मुख्य पात्र मोगली और उनके जो साथी हैं वह सिवनी के पास के जो पेंच अभयारण्य है वहीं पर रहा करते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि जो लोग यहाँ पर आते हैं सिवनी में, वह वन्य जीवों से जुड़ने के लिए ही आते हैं, तो स्टेशन का जो थीम है वह भी उसी से प्रभावित हो। इसी तरह से कई शहर जो है अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपनी धार्मिक विरासत के लिए जाने जाते हैं। जैसे थावे स्टेशन है बिहार का, वहाँ पर माता जी का बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। तो उस स्टेशन को हम लोगों ने थावे मंदिर के आलोक में ही विकसित किया है। इसी तरह से देशनोक स्टेशन जो है राजस्थान का, वहाँ पर करनी माता का बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक मंदिर है। तो उस स्टेशन का विकास करनी माता की जो विरासत है या जो उनके मंदिर की जो वास्तुकला है उससे प्रेरित होकर किए हैं। दक्षिण भारत में आप जानते हैं कि जो मंदिर निर्माण की जो शैली है वो द्रविड़ शैली है। तो उत्तर भारत में नागर शैली है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है, जिसमें गोपुरम जो है सभी मंदिरों का एक प्रमुख पार्ट हुआ करता है। वस्तुतः जो गोपुरम है वही शहर की पहचान हो जाया करते हैं। तो हम लोगों ने द्रविड़ शैली के गोपुरम दक्षिण भारत के स्टेशनों पर बनाए हैं। अभी हाल में हम लोगों ने जिन स्टेशनों को कंप्लीट किया है उसमें श्रीरंगम है, वृद्धाचलम है, चिदम्बरम स्टेशन है, तिरुवन्नामलई है। तो इन सभी स्टेशनों पर हम लोगों ने द्रविड़ शैली में गोपुरम का निर्माण किया है। तो कोशिश यह है कि जिस शहर की जैसी विरासत वैसे उसका विकास। कुछ ऐसे शहर भी हैं या स्टेशन भी है जहां से स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा क्लोज रिलेशन रहा है। जैसे गुजरात का करमसद स्टेशन है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन में उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उस स्टेशन ने। तो करमसद स्टेशन का जो थीम है वह वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन पर रखा गया है। वहाँ पर उनके कोट्स हैं, वहाँ पर उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, उनके जो प्रमुख विचार हैं उसको हम लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शित किया है। इसी तरह से आप देखें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ा हुआ हमारा इतवारी स्टेशन है, उस स्टेशन का नामकरण भी हम लोगों ने नेताजी के नाम पर किया है। तो उस स्टेशन पर नेताजी के जीवन से जुड़ी हुई आकृतियाँ या उनके संदेशों को हम लोगों ने उकेरा है। तो कोशिश यह है कि जिस शहर की जैसी विरासत, जिस स्टेशन का जैसा इतिहास, उसकी संपूर्ण झलक जो है वह अमृत स्टेशन में देखने को मिले।
जी, इसीलिए हम अमृत भारत जो स्टेशन है, योजना जो है, उसके चलते देश की संस्कृति को आम आदमी से जोड़ने का काम कर रही है रेलवे, ताकि उसे अपनी भारत की संस्कृति, धार्मिक जो पहचान है उसका उसको एहसास हो। जया जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात देश की एकता की करते हैं तो रेलवे को अगर देखा जाए तो रेलवे ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को जोड़ने का काम किया है। चिनाब पर बना ब्रिज जो है वो दुनिया में एक उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि भारत की जो रेलवे है उसने कितना बड़ा काम किया है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की ये जुड़ाव है रेलवे का, या मैं पूरब से पश्चिम की बात मैं कहूँ, ये जिस तरह से रेलवे ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है, इसको आप कैसे देखती हैं? भारतीय रेल एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत का और जोड़ने का काम लिटरली करता है। अगर एक व्यक्ति, हमारे यहाँ एक भारत की इंटेग्रिटी और उसकी कनेक्टिविटी जो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको भारतीय रेल देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आज की तारीख में अब आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लिटरली आप एक गाड़ी चला सकते हैं। इसी तरह से आप असम से लेके आप गुजरात के एकदम छोर तक, पश्चिमी छोर तक गाड़ी चला सकते हैं। तो कहीं भी किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी हिस्से में जाने में कोई भी अगर साधन है आसान, सुगम और अफोर्डेबल, किफ़ायती, तो वो है भारतीय रेल। तो और ये हमारे आम आदमी, हमारी आम जनता के लिए ये सबसे प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रैवल है और इसकी इम्पोर्टेंस जो है ये समझी गई है। इसीलिए इसका विकास इतना किया जा रहा है कि हमारा जो नागरिक है वो कहीं से भी कहीं जा सकता है पूरे भारत में बिना किसी तकलीफ़ के। और ये जो बेसिक उद्देश्य है इसको भारतीय रेल कैसे पूरा करे, इसीलिए इसमें इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतना अपग्रेड आ रहा है और इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जी दिलीप जी, 34,000 किलोमीटर से ज़्यादा नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। और अगर मैं इसमें एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ूं तो ब्रॉड गेज लाइनों पर जो मानव रहित क्रॉसिंग, अब मेरे ख्याल इतिहास की बात हो गई है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आमतौर पे देखने में ये आता था कि जो इस तरह की क्रॉसिंग्स होते थे, अंडर ब्रिज की कमी थी, ओवर ब्रिज की कमी थी, तो उससे दुर्घटनाएं बहुत हो रही थीं। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, कितना बदलाव हुआ है? देखिए, भारतीय रेल का फोकस है सेफ्टी, सिक्योरिटी, पंक्चुअलिटी और क्लीनलीनेस। तो इन चारों पर हम लोग समग्र रूप से एक पूरी प्लानिंग के साथ इंटीग्रेटेड वे में हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ विकास, और इसीलिए भारतीय रेल में हाल के वर्षों में कई ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं जिसमें हम लोगों ने न सिर्फ नई रेल लाइनें बिछाई हैं, न सिर्फ गेज कन्वर्शन का काम कंप्लीट किया है, बल्कि जहां पर पहले से ही दोहरीकरण था वहां पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने का काम किया है। जहां पर पहले से 4 लाइनें थी वहां पर 5वीं और 6ठी लाइन भी सैंक्शन की गई है। उद्देश्य यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि एक साथ हम कई कई गाड़ियों का परिचालन कर सकें। और इसी कोशिश में भारतीय रेल प्रति वर्ष आप देखेंगे कि अपना नेटवर्क इतना ज़्यादा बढ़ा रही है कि उतना यूरोप के कई कई देशों में नेटवर्क है भी नहीं। बेसिकली आप देखें कि पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में जो रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया है वह डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के कुल नेटवर्क से भी ज़्यादा है। तो हमारा जो ग्रोथ है वह अपने आप में कहानी बयां करता है कि किस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। और जब एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पंक्चुअलिटी और सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आना चालू हो जाता है। तो गाड़ियों की पंक्चुअलिटी में भी इधर लगातार सुधार हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन पर काम करते हुए हम लोगों ने क्लीननेस के लेवल को सुधारा और अपने आप में सभी लोग अब दृष्टांत देने लगे हैं कि यदि सफाई में इम्प्रूवमेंट की बात यदि एनालाइज करनी हो तो आप रेलवे स्टेशन को देखें। और अब जबकि हम लोग अमृत स्टेशन बना रहे हैं तो एक बार फिर बात यह चलनी चाहिए कि देश की जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहचान है, हर शहर की जो धार्मिक पहचान है या जो विशिष्ट पहचान है उसको यदि विकसित करना है और कैसे विकसित करना है, यदि किसी से सीखना है तो फिर उसके लिए भारतीय रेल का दृष्टांत मुझे लगता है कि दिया जाएगा, रेलवे स्टेशनों का दृष्टांत दिया जाएगा।
कई स्टेशनों को हम लोगों ने वहाँ के जो आबो हवा है उसके अनुकूल भी हम लोगों ने डेवलप किया है। कई जैसे ओरछा स्टेशन है तो वहाँ पर राम कथा को हम लोगों ने आधार बनाया है। अंबिकापुर स्टेशन में स्थानीय जो आदिवासी कला है उसको काफ़ी महत्व दिया गया है। भिलाई इस्पात सिटी के रूप में जाना जाता है, तो रेलवे स्टेशन को भी हम लोगों ने इस्पात सिटी का जो मूल भाव है उसके हिसाब से डेवलप किया है। तो ये जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास, लोगों के बिहेवियर में चेंजेस, रोलिंग स्टॉक में आमूलचूल परिवर्तन। आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमो भारत, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को आधुनिक भारतीय रेलवे व्यवस्था की त्रिवेणी के रूप में माना है। तो ये तीनों ट्रेनें जो हैं अपने आप में नए भारत की कहानी कह रही है, न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में इन तीनों ट्रेनों की चर्चा हो रही है कि कैसे हम लोगों ने 10 साल क्या, हमको लगता है 5 या 6 साल की अवधि में ही पूरा एक ट्रांसफॉर्म कर दिया है रेलवे कोचिंग सिस्टम को, और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग वंदे भारत और नमो भारत जैसी गाड़ियों का परिचालन जाहिर सी बात है, वंदे भारत और नमो भारत ने रेलवे की देश में विकास की दृष्टि से एक तस्वीर को बदला है, जिसकी लंबे समय से यात्री प्रतीक्षा भी कर रहे थे। लेकिन एक प्रतीक्षा लंबे समय से और हो रही है जया जी, वो बुलेट ट्रेन की हो रही है, जिस पर काम रेलवे का तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन को लेकर लोगों में उत्साह भी है। और अगर बात इसके साथ हाई स्पीड ट्रेन की मैं जोड़ूं कि तीव्र गति से चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनका भी परिचालन रेलवे ने बढ़ाया है, गति को बढ़ाया है। इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज का जो भारत है बदलता हुआ भारत है, और इसमें अब समय की बहुत ज़्यादा कीमत है। हर किसी को अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचना है, और इसलिए जो ट्रेन्स की स्पीड्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ाई जा रही हैं। इसीलिए आप जहाँ तक वो लेवल क्रॉसिंग्स को हटाने की बात कर रहे हैं, वो भी एक सेफ्टी का तो मुद्दा है ही, साथ ही स्पीड अगर आपको बढ़ानी है गाड़ियों की तो उसके लिए भी आपको कोई भी अवरोध नहीं मिलना चाहिए रास्ते पे। इसलिए आपको वहाँ पर लेवल क्रॉसिंग फ्री ट्रैक चाहिए। सारी दोनों तरफ फेंसिंग की आवश्यकता है जिससे कि कोई ट्रेसपासिंग नहीं हो, तो वो फेंसिंग भी पूरे नेटवर्क पर, जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है उस पर की जा रही है जिससे कि स्पीड्स बढ़ाई जाए। पर ये तो इंक्रीमेंटल स्पीड बढ़ाने की बात हुई। पर अगर हम क्वांटम लीप की बात करें और हाई स्पीड ट्रेन जिसको कि 300 प्लस 280 प्लस को हाई स्पीड कहा जाता है, तो 300 किलोमीटर से अधिक रफ्तार की गाड़ियाँ देश में चलें, इसकी पहल तो हो ही चुकी है। इस पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलेगी। पर ये सिर्फ एक ट्रेन, एक सेक्टर बन के नहीं रह जाएगी। प्लान जो है वो आगे प्रोलिफरेट करने का है कि करीब 8,000 से 10,000 किलोमीटर का नेटवर्क मैप किया गया है जिस पर कि हाई स्पीड ट्रेन्स की कनेक्टिविटी होगी। ये बेसिक आइडिया ये है कि जो मेगा सिटीज़ हैं, हमारी देश की मेगा सिटीज़ हैं, अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखेंगे तो अगले 20 दशकों में, 2 दशकों में, 20 सालों में 4 शहर ऐसे हैं जो कि दुनिया के टॉप 10 शहरों में आ जाएंगे। वो 4 शहर भारत के हैं। तो इस तरह की अगर शहरों की ग्रोथ है, अर्बन पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रही है, तो हमें उनकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो सैटेलाइट सिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो लोगों को आसान और अच्छी और सुगम मिल सके। इसलिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी बहुत ही आवश्यक है इन मेगा सिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रेलवे ने विकास और आधुनिकीकरण की दृष्टि से एक नया अध्याय देश में लिखा है। भारतीय रेल का ये नया दौर है, इस पर मैं जितनी चाहूँ चर्चा हो सकती है, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। दिलीप जी, जया जी, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।